नमस्कार साथियों, केवीएस टीजीटी हिंदी श्रृंखला में मैं वीरेंद्र बीटेक क्लासेस की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, अंतिम चैप्टर है ये, और जिसमें पाठ का नाम है मैं क्यों लिखता हूं, अज्ञे जी द्वारा लिखा गया। जो भी लोग चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करते चले। तो चलिए शुरू करते हैं समय न व्यस्त करते हुए। मैं क्यों लिखता हूं। मैं क्यों लिखता हूं, यह प्रश्न बड़ा सरल जान पड़ता है, पर बड़ा कठिन भी है, क्योंकि इसका सच्चा उत्तर लेखक के आंतरिक जीवन के स्तरों से संबंध रखता है। उन सब को संक्षेप में कुछ वाक्यों में बांध देना आसान तो नहीं ही है, ना जाने संभव भी है या नहीं। इतना ही किया जा सकता है कि उसमें कुछ का स्पर्श किया जा सकता है, कि उसमें किया जाए विशेष रूप से ऐसों को जिन्हें जानना दूसरों के लिए उपयोगी हो सकता है। एक उत्तर तो यह है कि मैं इसके लिए लिखता हूं। वास्तव में सच्चा उत्तर यही है। लिखकर ही लेखन से उस अभ्यंतर व्यवस्था का पहचानता है जिसके कारण उसने लिखा, और लिखकर ही वह उससे मुक्त हो जाता है। अभ्यंतर मतलब होता है लिखने के अभ्यास में जो अंतर होता है। मैं भी उस आंतरिक व्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए तटस्थ होकर उसे देखने और पहचान लेने के लिए सीखता हूँ। मेरा विश्वास है कि सभी कृतिकार, क्योंकि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते, ना उनका सब लेखन ही कृति होता है। कृति मतलब होता है विशेष प्रकार की रचना, और कृतिकार मतलब होता है कि रचना करने वाला। ठीक है, सभी कृतिकार इसलिए लिखते हैं। यह ठीक है कि कुछ ख्याति मिल जाने के बाद कुछ बाहर की व्यवस्था से भी लिखा जाता है। संपादकों के आग्रह से, प्रकाशक के तकाजे से, आर्थिक आवश्यकता से परे एक तो कृतिकार हमेशा अपने सम्मुख ईमानदारी से यह भेद बनाए रखता है कि कौन सी कृति भीतरी प्रेरणा का फल है, कौन सी बाहर लेखन बाहरी दबाव का। दूसरे यह भी होता है कि यह दबाव वास्तव में दबाव नहीं रहता, मानव भीतरी उन्मेष का निमित्त बना रहता है। निमित्त मतलब कारण होता है, उन्मेष मतलब दीप्ति, प्रकाश या प्रकाशित वस्तु या रोशनी, जो भी आप कह सकते हैं। यहाँ पर कृतिकार के स्वभाव और आत्मानुशासन का महत्व बहुत होता है। कुछ ऐसे आलसी जीव होते हैं कि बिना इस बाहरी दबाव के लिख ही नहीं पाते। इसी के सहारे उनके भीतर की विशिष्टता स्पष्ट होती है। यह कुछ वैसा ही है जैसे प्रातःकाल नींद खुल जाने पर कोई बिछौने तब तक पड़ा रहे जब तक घड़ी का अलार्म न बज जाए। ये बिछौना मतलब होता है जो बिस्तर लगाते हैं, उसको बिछौना बोलते हैं, जो बिस्तर के ऊपर बिछाते हैं। इस प्रकार वास्तव में कृतिकार बाहर के दबाव के प्रति समर्पित नहीं हो जाता, उसे केवल एक सहायक यंत्र की तरह काम में लाता है जिससे भौतिक यथार्थ के साथ उसका संबंध बना रहे। मुझे इस सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी उसमें बाधा भी नहीं होती। उठने वाली तुलना को बनाए रखूं तो कहूं कि सवेरे उठ जाता हूं अपने आप ही, पर अलार्म भी बज जाए तो कोई हानि नहीं मानता। यह भीतरी व्यवस्था क्या होती है, इसे बखानना बहुत बड़ा कठिन है। बखानना मतलब उसका जो है उसके बारे में बताना। क्या वह नहीं होती, यह बताना शायद कम कठिन होता है, या उसका उदाहरण दिया जा सकता है। कदाचित वही अधिक उपयोगी होगा। अपनी एक कविता की कुछ चर्चा करूं जिससे मेरी बात स्पष्ट हो जाएगी। कबीर महोदय कहना चाहते हैं, लेखक महोदय, कि मैं अगर उदाहरण के तौर पे समझाऊं तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं, मेरी नियमित शिक्षा उसी विषय में हुई। अणु क्या होता है, कैसे हम रेडियम धर्मी तत्व का अध्ययन करते हुए विज्ञान की उस सीढ़ी तक पहुंचे जहां अणु का भेदन संभव हुआ। रेडियम धर्मिता के क्या प्रभाव होते हैं, इन सब का पुस्तकीय या सैद्धांतिक ज्ञान तो मुझे था। फिर जब वह हिरोशिमा में अणुबम गिरा, तब उसके समाचार मैंने पढ़े और उसके परिवर्ती प्रभावों का भी विवरण पढ़ता रहा। इस प्रकार
उसके प्रभाव का ऐतिहासिक प्रमाण भी सामने आ गया। विज्ञान के इस दुरुपयोग के प्रति बुद्धि का विद्रोह स्वाभाविक था। मैंने लेख आदि में कुछ लिखा भी, पर अनुभूति के स्तर पर जो व्यवस्था होती है वह बौद्धिक पकड़ से आगे की बात है, और उसकी तर्क संगत भी अपनी अलग होती है। इसलिए कविता मैंने इस विषय में नहीं लिखी। यूं युद्ध काल में भारत की पूर्वी सीमा पर देखा था कि कैसे सैनिक ब्रह्मपुत्र में फेंक कर हजारों मछलियां मार देते थे, जबकि उन्हें आवश्यकता थोड़ी सी होती थी। और जीव के इस अपव्यय से जो व्यथा भीतर उमड़ी थी, उससे एक सीमा तक अणुबम द्वारा व्यर्थ जीव का अनुभव तो कर ही सका था। जापान जाने का अवसर मिला तब हिरोशिमा भी गया। वहां अस्पताल भी देखा जहां रेडियम पदार्थ से आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे थे। इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव भी हुआ कि अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है। अनुभूति मतलब किसी के अनुभव को अपने अंदर फील करना अनुभूति कहलाती है। कम से कम कृतिकार के लिए अनुभव तो घटित का होता है, परंतु अनुभूत संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है। आत्मसात मतलब अपने अंदर बसा लेना, ठीक है, जो वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं हुआ। कृतिकार मतलब रचना करने वाला, मैंने फिर बता दिया आपको, ध्यान रखिएगा। जो आंखों के सामने नहीं आया, जो घटित के अनुभव में नहीं आया, वह आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है, तब वह अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाती है। प्रत्यक्ष मतलब सामने एकदम हो जाना। तो हिरोशिमा में सब देखकर भी तत्काल कुछ लिखा नहीं, क्योंकि इसी अनुभूति प्रत्यक्ष की कसर थी। फिर एक दिन वह सड़क पर घूमते हुए देखा कि एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया है। विस्फोट के समय कोई वहां खड़ा रहा होगा, और विस्फोट के बिखरे हुए रेडी धर्मी पदार्थों के किरणें उसमें रुद्ध हो गए। रुद्ध मतलब होता है समा जाना, होंगे, जो आसपास से आगे बढ़ गई। उसने पत्थर को झुलसा दिया जो उस व्यक्ति पर अटकी, उन्होंने उसे भाप बनकर उड़ा दिया होगा। इस प्रकार समूची ट्रेजेडी जैसे पत्थर पर लिखी गई। आप ये यहाँ पे ये देख सकते हैं। उस छाया को देखकर जैसे एक थप्पड़ सा लगा। अवाक इतिहास जैसे भीतर कहीं सहसा एक जलते हुए सूर्य सा उगाया और डूब गया। मैं कहूं कि उस क्षण में अणुविस्फोट मेरे अनुभूति प्रत्यक्ष में आ गया। एक अर्थ में मैं स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। इसी में से वह विवशता जागी। भीतर की आकुलता बुद्धि के क्षेत्र से बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आ गई। फिर धीरे धीरे मैं उससे अपने को अलग कर सका, और अचानक एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी, जापान में नहीं, भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे। यह कविता अच्छी है या बुरी मुझे मतलब नहीं है, मेरे निकट वह सच है, क्योंकि वह अनुभूति प्रसूत है। यही मेरे निकट महत्व की बात है। तो इस तरीके से बहुत ही छोटी रचना में बहुत बड़ा महत्व समझा दिया गया कि लेखक जो चीज लिखता है और जो अनुभूति करता है, दोनों में बहुत अंतर है। बस यही है। और इस तरीके से आपकी जो है पुस्तक कृतिका खत्म होती है। ये क्वेश्चन है, प्रश्न अभ्यास आप देख लीजिएगा, और कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा। हम लोग मिलेंगे एक नई किताब के वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जो लोग चैनल पर पहली बार हैं, लाइक शेयर कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय